Hello guys, I am back with another video of AKTU DSTL Unit 5। ये वाली जो यूनिट है वो हम वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या होता है? ग्राफ इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। और ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो G इज इक्वल्स टू V कॉमा E से होता है, या G ब्रैकेट में V कॉमा E से, where V is the set of vertices and E is the set of edges। फिर बात आती है एक आइसोलेटेड नोड की। तो आइसोलेटेड का मतलब ही होता है अकेले रहना, किसी से कोई लिंक ना रखना। तो इसमें भी वही होता है, वो वाला नोड जिसका कोई एडजेसेंट नोड नहीं होता है उसको कहते हैं आइसोलेटेड नोड, जिसकी डिग्री जो होती है 0 होती है। डिग्री के बारे में हम अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर बात आते हैं पेंडेंट वर्टेक्स की। तो पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है? जिसकी डिग्री होती है 1, उसको कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। तो जैसे यहाँ पे U और V की डिग्री है 1, ठीक है, मतलब एक ही लाइन इधर से जा रही है। क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो हमें पता नहीं चल सकता कि इसमें जा रहा है या आ रहा है। तो जितनी भी एजेस उससे कनेक्टेड होंगी उस वर्टेक्स से, उसको कहेंगे हम डिग्री, ठीक है। तो जैसे U की डिग्री अभी 1 है, ठीक है, V की डिग्री 1 है, तो इनको बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप ऑफ ग्राफ से। तो टाइप ऑफ ग्राफ क्या होता है? देयर आर बेसिकली मेनी टाइप ऑफ ग्राफ, हम कुछ सेलेक्टेड पढ़ेंगे। तो अभी बात करते हैं सिंपल ग्राफ की। सिंपल ग्राफ क्या होता है? वो वाला ग्राफ जिसके अंदर कोई लूप या मल्टीपल एजेस नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये सिंपल सा एक ट्रायंगल, इसके अंदर ना कोई लूप बन रहा है और ना कोई मल्टीपल एजेस हैं इसके अंदर। फिर आता है बात मल्टीग्राफ पे। तो मल्टीग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर मल्टीपल एजेस होती हैं, उसको कहते हैं मल्टीग्राफ, ठीक है। इसके अंदर लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एज से दूसरी बहुत सारे मल्टी एजेस हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम मल्टीग्राफ। फिर बाद में एक आता है हमारा सूडोग्राफ। तो सूडोग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर हम लूप्स भी अपने आप को लूप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं और मल्टीपल एजेस भी हो सकती हैं, जैसे ये, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी कर देना, मल्टीपल एजेस बना दें, तो भी ये सूडोग्राफ रहेगा, ठीक है। और ये हमने सेल्फ लूप लगा दिया। लूप के बाद, लूप का यहाँ पे मतलब है सेल्फ लूप लगाना। फिर आते हैं कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। तो डिग्री क्या होती है? यहाँ पे अभी हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, वहां बाद में हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात भी करेंगे। तो डिग्री बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ में जितनी भी एजेस उस वर्टेक्स से जुड़ रही हैं, उस वर्टेक्स की उतनी डिग्री होगी। जैसे हम देख पा रहे हैं, ए जो है हमारा, यहाँ पर ए से कितने एजेस जुड़ पा रहे हैं? 1, जो कि बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम उसकी डिग्री लिख देंगे 1। अब बी से देखेंगे कि कितनी एजेस कनेक्टेड है, तो 1 और 2, तो 2 हो जाएगा। सी से कितनी कनेक्टेड है? 1 और 2, तो 2 हो जाएगा। डी से कितनी कनेक्टेड है? 2, ये वाली और ये वाला, और ये वाला भी है, सॉरी, डी से हो जाएगा 3। ई से कितना हो जाएगा? ई से हो जाएगा भी 3। जी से कितना होगा? सॉरी, एफ से कितना होगा? 2। जी से कितना होगा? 2। एच से कितना होगा? 2, ठीक है। तो ये हमारी होंगी डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। इस यूनिट में हमारे पास छोटी छोटी थ्योरम्स भी हैं जो एग्जाम्स में आती ही हैं, ठीक है। तो हम एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? पहला थ्योरम पढ़ते हैं हम। सिंपल ग्राफ, a simple graph with at least 2 vertices has at least 2 vertices of same degree। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि सिंपल ग्राफ जो है उसमें 2 वर्टिसेस तो होंगी ही, और उनकी जो डिग्री होगी ना वो भी सेम होगी, एटलीस्ट 2 की तो सेम ही होगी। अब हम इसी ग्राफ में देख लेते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। जैसे हमारे पास ABCD वाला पूरा ग्राफ है, ठीक है। तो ए की जो डिग्री होगी वो 2 है, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास ये। बी की डिग्री भी 2 होगी, सी की डिग्री 1, 2 एंड 3, तो 3 होगी। डी की डिग्री होगी सिर्फ 1। तो अब इसमें क्या होता है कि
हम देख पा रहे हैं कि ए और बी की डिग्री एटलीस्ट 2 की डिग्री तो सेम ही है, ठीक है। बस इसी बात को हमको प्रूव करना है। तो सिंपल ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर कोई लूप्स नहीं होनी चाहिए और कोई पैरेलल एजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास डिग्री कैसी कैसे हो सकते हैं, 0 1 2 3 टिल n-1, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं। कैसे, हमने एक u लिया जो कि एक आइसोलेटेड ग्राफ है, ठीक है। फिर हमने एक v वाला एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, ग्राफ बना लिया ये, ठीक है। ये लाइन इंक्लूड मत करिएगा अभी, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है। और हमने बोल दिया ये वाला जो ग्राफ है ना वो g है हमारा, ठीक है। तो अगर सिंपल ग्राफ होगा तो वो आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं तो वो सिंपल ग्राफ ही नहीं है। जैसे ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो v का कितना है 1 और w का कितना है 1, ठीक है। एटलीस्ट 2 की सेम डिग्री आ गई, ठीक है। इसी बात को हमको बस प्रूफ करना है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड थ्योरम पर। तो सेकेंड थ्योरम क्या बोलती है, सेकेंड थ्योरम बेसिकली हैंड शेकिंग थ्योरम है। हैंड शेकिंग में क्या करते हैं, दो लोग हाथ मिलाते हैं तो दो हाथ मिलते हैं एक साथ, ठीक है। उसी बात को बस बताया गया है। तो हैंड शेकिंग थ्योरम यूजुअली अनडायरेक्टेड ग्राफ में लगती है, ठीक है, जिसके पास e नंबर ऑफ एजेस होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबमिशन ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द एजेस, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इनकी हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। तो ए की जो डिग्री है वो 2, ये 1 और ये 2, ठीक है। बी की डिग्री कितनी है 2, सी की कितनी है 3, डी की है 1। तो 4, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, ठीक है। तो हमने ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 × 4 करेंगे 8, तो ये दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। हेंस हैंडशेकिंग थ्योरम अनडायरेक्टेड ग्राफ पे काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको अपने आंसर में अगर ये आएगा तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, इन वर्ड्स, ठीक है। प्लस उसका मैथमेटिकल भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा एक एग्जाम्पल देके। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले डिग्री को एक्सप्लेन कर देंगे और फिर उसके बाद ऐसे कैलकुलेट करके एग्जाम्पल देके दिखा देंगे। फिर उसके बाद एंड में लिखेंगे एवरी एज इज इंसिडेंट विद एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस, सो ईच वर्टेक्स इज काउंटेड ट्वाइस, ठीक है। कैसे, जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, u की डिग्री कितनी है 1, v की कितनी डिग्री है 1, ठीक है। पर ये एज तो एक ही है, पर काउंट हम इसको 2 बार कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का बोलने का मतलब है ये, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, पर अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। तो उसमें 2 चीजें होती हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री में क्या होता है, हम जो भी एज हमारे तरफ आ रहा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन डिग्री, और जो एज हमारे से जा रहा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं आउट डिग्री। जैसे यहाँ पे बी की जो इन डिग्री होगी वो होगी सिर्फ ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ से ये दोनों जो एजेस हैं वो बी की तरफ जा रहे हैं, पर बी की आउट डिग्री क्या होगी, ये वाली 1, ठीक है। तो वैसे ही आइए हम इस वाले टेबल को फिल करते हैं बाय यूजिंग दिस डायग्राम, ठीक है। तो ए का जो इन डिग्री होगा वो कितना होगा, ए में कोई सा भी एज आ नहीं रहा है, सब तीनों जा रहे हैं, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 0। और ए की जो आउट डिग्री है, बाहर की तरफ जो जा रहे हैं, उसको बोलेंगे आउट डिग्री। तो आउट डिग्री कितनी होगी 1 2 एंड 3। बी का ऐसे करेंगे, बी में इन डिग्री हमारी 2 दिख रही है, ये और ये, आउट डिग्री कितनी है 1। फिर सी पे आते हैं, सी पे देखते हैं हम इन डिग्री कितनी है 1 एंड 2,
आउट डिग्री कितना है, सिर्फ एक रे यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एक एज, ठीक है, तो आउट डिग्री 1। फिर डी पर आते हैं, डी पर कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है, और कहीं से देख लेता है नहीं आ रहा है, तो एक। डी से जा कितने रहे हैं, एक। फिर ई पर आते हैं, ई पर कितना है, ई से यहां पे जा रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, तो इन डिग्री पहले देख लेते हैं 1, ठीक है, और आउट डिग्री है 1 and 2। एक एफ का भी कॉलम बना लेते हैं। एफ का कितना है, इन डिग्री है एफ की 1 and 2, आउट डिग्री 0, ठीक है। तो ये हमारा इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास एक और थ्योरम आती है विच इज शो दैट द मिनिमम एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसमें हम हैंड शेकिंग थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो हैंड शेकिंग थ्योरम क्या बोलती थी, सम ऑफ ऑल द वर्टिसेस डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो सम लिखा है, तो डिग्री ऑफ एज 1 वर्टेक्स 1 डिग्री ऑफ वर्टेक्स 2 टिल द डिग्री ऑफ वर्टेक्स n जितनी भी है विल बी इक्वल्स टू 2e, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, n-1 प्लस फिर v2 भी n-1 होगा टिल n टर्म्स तक पूरा जाएगा इज इक्वल्स टू 2e, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, n जब कॉमन लेंगे n, ठीक है, और n-1, ठीक है, फिर इक्वल्स टू 2e। तो जब e2 को इसके नीचे भेजेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, हेंस दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने यूनिट के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर विच इज टाइप ऑफ ग्राफ्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है, जिसमें सिर्फ आइसोलेटेड नोड्स हों, ठीक है, जैसे v1 v2 v3। आइसोलेटेड मतलब वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, उनकी डिग्री 0 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री इज इक्वल्स टू 0 सबकी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ कौन सा, वो ग्राफ होता है जिसकी हर वर्टेक्स एक दूसरे से लिंक्ड हो, बाकी सबसे लिंक हो। जैसे K2 मतलब 2 वर्टेक्स का हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो 1 and 2 एक लाइन से कनेक्टेड है, और कोई तरीका है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, तो नहीं है, ठीक है। फिर K3 मतलब 3 वर्टेक्स वाले पे आते हैं, ठीक है। तो इसके पास 3 वर्टेक्स हैं, और कोई तरीका है इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, तो नहीं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे K4 पर, मतलब 4 वर्टेक्स होंगे इसके अंदर। तो हमने इससे भी सारे वर्टेक्स को एक दूसरे से जोड़ रखा है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इन लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंप्लीट ग्राफ। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस हैव इक्वल डिग्री। इन सबकी डिग्री जो होगी वो इक्वल होगी, उस ग्राफ को बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। एक बार करके भी देख लेते हैं। ये जो हमारा 1 है इसकी डिग्री कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इसकी 4। अब हम 5 की कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, ऐसी सबकी 4 मिलेगी। जब सबकी डिग्री इक्वल होती है उसको बोलेंगे हम रेगुलर ग्राफ। बाईपार्टाइट ग्राफ पर, अ ग्राफ इज सेड टू बी बाईपार्टाइट इफ द वर्टेक्स set V can be partitioned into 2 subset V1 and V2 such that every edge in E connected with a vertex in V1 and vertex V2, or it does not have loops। तो इसमें क्या करेंगे हम, मान लो हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ठीक है, हम इसका जो x वाला एलिमेंट है वो एक साइड लिख देंगे, y वाला एलिमेंट है वो एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, बस ध्यान से देखने की चीज़ है और कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है।
x1 किस किस से कनेक्टेड है, y1 से और y2 से। तो x1 को हमने y1 से कनेक्ट कर दिया और यहां से y2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम y2 पर। y2 किस किस से कनेक्टेड है, y2 x1 से कनेक्टेड है, x1 से कनेक्टेड है तो हमने यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। x3 से कनेक्टेड है, x3 से हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया। x2 पे कनेक्टेड है, x2 पे कनेक्टेड है, हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके हमारा ये वाला ग्राफ बन जाएगा, इसे कहेंगे बाइपार्टाइट ग्राफ। अब आते हैं हम वॉक पर। तो मान लीजिए ये हमें पूरा ऐसे ग्राफ गिवन है, एक ट्रेवर्स करने का तरीका बताता है वॉक। तो जैसे V1 से E1 गए, फिर E1 से हम V2 गए, मतलब एक एज से एक वर्टेक्स पे हम थे, हमने वर्टेक्स पे रास्ता चुना विच इज एज, एज के थ्रू जाएंगे हम, फिर उसके बाद एक वर्टेक्स पे पहुंचेंगे, फिर उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे पहुंचेंगे एज के थ्रू, ठीक है। जैसे V1 है, V1 E1 पे पहले जाएगा, ठीक है, E1 वाला रास्ता चुनेगा तो V2 पे पहुंचेगा, फिर V2 E2 वाला रास्ता चुनेगा तो V3 पे पहुंचेगा, V3 E3 का रास्ता चुनेगा तो V4 पे पहुंचेगा, V4 E4 का रास्ता चुनेगा तो V5 पे पहुंचेगा। बस इसी को ऐसे लिख रखा है मैंने। फिर उसके बाद पाथ। पाथ क्या होता है, एक रास्ता जो आप चुन लेते हैं, ठीक है। इट इज अ वॉक विथ नो रिपीटेड वर्टेक्स, ठीक है। ये एक वॉक है विदाउट द रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स, इसके अंदर वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा। वॉक में हम वापस भी आ सकते थे, पर पाथ में हम वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो वॉक में क्या करेंगे, V1 पे गए, ठीक है, फिर E1 से V2 पर आ गए, V2 से E4 पे आ गए, मतलब E4 पे आए, फिर E4 से हम V4 तक आ गए, फिर V4 से E5 पे आए, E5 से V5 पे आए, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके ऐसे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पे रास्ते में V2 पड़ जाता। अगर V2 पड़ जाता तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे V2 यूज कर लिया था अपने पाथ में, इसलिए हम इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते थे क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स इज नॉट अलाउड हियर। फिर आता है हमारा ट्रेल। तो ट्रेल क्या होता है, इट इज अ वॉक विथ नो रिपीटेड एजेस। यहाँ पे वर्टेक्स था पाथ में, अब ट्रायल में है एजेस। तो एजेस में इसी ग्राफ में हम देख लेते हैं। V1 से E1 गए, ठीक है, V2 पे आए, V2 से E4 वाला रास्ता चुना, V4 पे आ गए, V4 से E5 वाला रास्ता चुना, V5 से हम E5 से हम V5 पे आ गए, V5 से हमने E3 वाला रास्ता चुना, हम V3 पर आ गए, फिर हमने V3 से E2 वाला रास्ता चुना तो हम V2 पर आ गए, फिर उसके बाद हम E6 चुना हमने और फिर हम V6 पर आ गए। तो इसको कहते हैं ट्रायल। और अब आता है हमारा यूलर ग्राफ। यूलर ग्राफ क्या होता है, जो यूलर सर्किट से बन के ग्राफ बना हो उसको कहते हैं यूलर ग्राफ। जो यूलर सर्किट से ग्राफ बना हो उसको कहते हैं यूलर ग्राफ, ठीक है। अब यूलर सर्किट क्या होता है, वो सर्किट जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, एंड इट कंटेन्स एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक ही बार कनेक्टेड हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम यूलर सर्किट। जैसे ए एफ से एक ही बार कनेक्टेड है, ठीक है, ए सी से कनेक्टेड नहीं है, ए सिर्फ एक ही को कनेक्ट कर सकता है, एफ सिर्फ एक ही को कनेक्ट कर सकता है। तो हमारा यूलर सर्किट कैसे बनेगा, हम 1 पे थे, हम बी पर आए, ठीक है, फिर बी से हमने 2 वाला रास्ता चुना, सी पर आ गए, ठीक है, यहां से मैच करते रहिएगा, सी पर आ गए, सी से हमने 3 वाला रास्ता चुना, हम डी पर आ गए, डी से हमने 4 वाला रास्ता चुना, ई पर आ गए, ई से हमने सी वाला रास्ता चुना 5 के थ्रू,
ठीक है। फिर उसके बाद हम 6 वाला रास्ता चुन के हम F पर आ गए और F से 7 चुन के हम A पे आ गए, ठीक है। तो ये इस सर्किट को बोलते हैं यूलर सर्किट, और जो इस सर्किट से बन के ग्राफ बनता है उसको कहते हैं हम यूलर ग्राफ। अब आते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ पर। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है? ये एक सिंगल ग्राफ होता है जिसकी मोर देन वन फॉर्म होती है, ठीक है। इट मींस दो डिफरेंट ग्राफ, ठीक है, सेम एज, सेम वर्टेक्स और सेम एज कनेक्टिविटी के हों, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ। फिर आते हैं हमारा होम्योमॉर्फिक ग्राफ। होम्योमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है? जिसका एक G होता है और G डैश होता है, ठीक है, और हम उससे G डैश से हम G ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी याद आया है। एक ग्राफ ये है, ठीक है, और हमारे पास एक ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा G है और ये G डैश है और ये G है, ठीक है। तो क्या अगर हम इस G डैश में से ये और ये वाली लाइन हटा दें तो हमें G ऑब्टेन हो जाएगा। इसको कहते हैं होम्योमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग में हम दो चीज कलर कर सकते हैं, वर्टेक्स कलर कर सकते हैं और एज कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो वर्टेक्स के लिए पूछा जाता है। तो वर्टेक्स कलर क्या होता है? वर्टेक्स कलर में एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी कॉमन एडजेसेंट वर्टेक्स सेम कलर की नहीं हो सकती है। जो बगल में डायरेक्ट अटैच्ड वर्टेक्स है वो सेम कलर की नहीं हो सकती है, इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब बस ये बोल सकते हैं कि बराबर वाला सेम कलर का नहीं हो सकता है हमारे, या जिससे हम कनेक्टेड है वो सेम कलर का नहीं हो सकता है। तो इसमें हम जैसे हम ये देख पा रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें ये वाला रेड है तो इसको हमने ग्रीन कर दिया, ठीक है। ये वाला रेड हो गया क्योंकि ये इसके मतलब एडजेसेंट है, ठीक है, तो सेम कलर नहीं हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और ये ग्रीन है, ठीक है। वर्टेक्स कलर प्रॉब्लम में हमको सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करने चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करने वाले को बोलते हैं क्रोमैटिक नंबर। क्रोमैटिक मतलब कलर्स, ठीक है। तो इसमें हम मिनिमम कलर जितना यूज कर सके उतना अच्छा है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा चीज। अब आते हैं हम अपने पिजन होल प्रिंसिपल पर। पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है पहले मैं समझा देती हूँ इन इजी लैंग्वेज। मान लीजिए एक पेड़ था, ठीक है, एक इमेजिनरी पेड़ है, ठीक है, पूरा फ्लैट है, पिजन्स ने होल कर रखा है, ठीक है। देयर आर टोटल 100 पिजन्स और 99 होल्स हैं बस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एक होल में 2 पिजन्स को रहना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही होल में ऐसा होगा कि 2 पिजन्स एक साथ रहेंगे, बाकी सबके अपने अपने होल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास n नंबर ऑफ चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो n+1 नंबर ऑफ होगा, ठीक है। और जो टोटल बॉक्सेस होंगे ना हमारे पास पैक करने के लिए वो सिर्फ n होंगे, ठीक है। तो इसी चीज को बताया गया है पिजन होल में, ठीक है, कि एटलीस्ट एक तो बॉक्स ऐसा होगा ही जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सामान होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने यूनिट के सबसे इजीएस्ट टॉपिक पे जो हम ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रीज, ठीक है। तो ट्रीज क्या होता है? तो ट्री इज अ कनेक्टेड एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ। एसाइक्लिक का मतलब जो चीज साइकिल में नहीं है, गोल गोल नहीं घूम रही है, उसको बोलते हैं एसाइक्लिक, ठीक है। और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें मेजरली 3 चीजें होती हैं। तो 3 कौन कौन सी होती है? रूट होता है, राइट सब ट्री होता है और एक लेफ्ट सब ट्री होता है, ठीक है। रूट कौन सा होता है? जो बीच में सबसे ऊपर होता है। राइट सब ट्री जो रूट 2
हिस्सों में डिवाइड करता है अपने आप को, एक राइट पार्ट में एक लेफ्ट पार्ट में। तो जो राइट वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे राइट सब ट्री, और जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास एक बाइनरी ट्री का भी कॉन्सेप्ट आता है। बाइनरी ट्री क्या होता है, एट मोस्ट उसके अंदर 2 चिल्ड्रन प्रेजेंट हो सबके, जैसे ये, इसके भी 2, इसके भी 2। ठीक है, फिर फर्दर इनके भी 2, इनके भी 2, इनके भी 2 और इनके 2, फिर फर्दर इनके भी 2, इनके भी 2, इनके भी 2, इनके भी 2, ऐसे ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, ऐसे। तो अब हम जानते हैं ट्री में ट्रेवर्सिंग कैसे होती है। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है हम विजिट कैसे कर सकते हैं एलिमेंट पर। ठीक है, अगर हमें विजिट करना है कि ट्री में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो हम कैसे कैसे विजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ना 3 चीजें होती हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास पहले हम लेफ्ट सब ट्री वाला पार्ट लिखते हैं, फिर रूट लिखते हैं, फिर उसके बाद राइट सब ट्री वाला पार्ट लिखते हैं। ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट लिखते हैं, लेफ्ट सब ट्री लिखते हैं और फिर राइट सब ट्री लिखते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, राइट और फिर रूट। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बहुत इजी तरीका है उसको समझने के लिए कि a प्लस बी है हमारे पास लिखा हुआ। ठीक है, तो a प्लस बी में हम क्या करेंगे, अगर इन ऑर्डर लिखना है, ठीक है, तो इसका जो इन ऑर्डर होगा वो होगा a प्लस बी। ठीक है, मतलब जो हमारा रूट है वो बीच में लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, फिर प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर मतलब रूट पहले आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट बाद में, राइट उसके बाद। तो और रूट पहले आ गया, a मतलब लेफ्ट वाला और फिर राइट वाला। पोस्ट में क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट और फिर रूट, इसको बोलेंगे हम अपना पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया था मैंने और वैसे समझाया था कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ग्राफ है। ठीक है, और इसका इन ऑर्डर कैसे लिखेंगे, अब इन ऑर्डर में कैसे करेंगे हम, इन ऑर्डर का मतलब लेफ्ट, रूट एंड देन राइट। ठीक है, तो लेफ्ट के सबसे नीचे से हमेशा शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो लेफ्ट बोला है तो पहले सबसे नीचे आएंगे और लेफ्ट वाला पार्ट देखेंगे, लेफ्ट में आए, लेफ्ट में सबसे नीचे लेफ्ट वाला ही देखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट वाले में क्या करेंगे, हम पहले डी लिखेंगे क्योंकि सबसे लेफ्ट में। अब इसके राइट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो बी लिख देंगे। ठीक है, इन ऑर्डर कर रहे हैं ना, सॉरी, डी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और फिर इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर आ जाएंगे तो रूट पे आ गए हम। अब रूट पे आने के बाद क्या करेंगे, रूट वाला लिख देंगे ए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से सबसे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इसमें सी पे आएंगे। अब सी का भी सब पार्ट है, मतलब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, तो सी में भी नीचे चले जाएंगे। तो सी में हम लेफ्ट में सबसे पहले जाएंगे, तो लेफ्ट का भी और नीचे का पार्ट है। यहाँ पे इसका लेफ्ट नहीं है, ई का लेफ्ट। ठीक है, अगर ई का लेफ्ट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इन ऑर्डर है, रूट लिखेंगे, ई लिख दिया हमने, फिर जी लिख दिया हमने। ठीक है, फिर ऊपर चले गए, अब ई के रूट के पास। ठीक है, तो ई का रूट है सी, हमने सी भी लिख दिया। अब एफ पर आए, एफ में ऑलरेडी उसका डिवीजन हो रखा था राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री में। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, इस एफ का जो लेफ्ट है वो एच है तो एच लिख दिया, फिर रूट लिख दिया एफ, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट वाला लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम प्री ऑर्डर करेंगे। तो प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, प्री ऑर्डर में पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा और फिर राइट आएगा। तो रूट में क्या करेंगे, हमारे पास रूट ये ए, तो हमने ए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद बी है, बी रूट है, लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद सी रूट है, सी लिख दिया हमने। फिर इसके बाद रूट कौन सा बन रहा है, ये डी,
हमने डी लिख दिया, इसमें ई और एफ बन रहे हैं, इसका यहाँ वाला होता तो वो लिखते, अब नहीं है तो जी लिखेंगे, ठीक है, राइट वाला। फिर उसके बाद एफ वाला हो गया था, इस वाले बेस पे थे हम, एच, ठीक है, एच और फिर आई आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर मतलब हमने पहले रूट को लिखा, फिर लेफ्ट सब ट्री के लिखे और फिर राइट सब ट्री के लिखे, ठीक है। फिर प्री पोस्ट ऑर्डर पे आते हैं। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट और उसके बाद रूट, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट राइट नहीं है, ठीक है, उसके बाद रूट, ठीक है। फिर जी, जी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था, फिर यहाँ पे आए, ठीक है, तो जी लिख दिया, फिर ई लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एच लिख दिया, क्योंकि जो रूट है वो सबसे एंड में आएगा, एच लिख दिया, आई लिख दिया, फिर एफ लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा खत्म हो गया तो इसकी बारी आई, सी लिख दिया, और सी के बाद हमारे पास बारी आई ए की, तो हमने ए भी लिख दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। फिर हमारे पास एक ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन होता है, ठीक है, और उसको उससे उन दोनों को यूज करके हमें अपना एक ट्री बनाना होता है, ठीक है, कि इन ऑर्डर ऐसा था और पोस्ट ऑर्डर ऐसा था तो हम एक ट्री बना दो, ठीक है, उसी से रिलेटेड। और या प्री ऑर्डर ऐसा है और इन ऑर्डर ऐसा है तो एक ट्री बन जाए, ठीक है। मिनिमम 2 ऑर्डर्स तो गिवन ही होंगे तभी ट्री बनाना पॉसिबल है, ठीक है। तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या था, पहले रूट फिर लेफ्ट और फिर राइट, और इन ऑर्डर का मतलब रूट लेफ्ट और राइट, ठीक है। इन ऑर्डर का क्या मतलब था, इन ऑर्डर में हमको बस इस चीज का ध्यान रखना था कि इन ऑर्डर में हमको इस चीज का ध्यान रखना था कि हमारा जो रूट है वो बीच में आए, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट, ये भी राइट था, ठीक है। फिर उसके बाद अब कैसे करेंगे हम, जो हमारा इन ऑर्डर था, इन ऑर्डर से हमें पता चल जाएगा कि हमारा रूट कौन सा है। प्री ऑर्डर पे हमें पहले लेफ्ट वाले का पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो प्री ऑर्डर वाला है ना, तो प्री ऑर्डर में क्या पता चलेगा हमको कि सबसे पहले हमें रूट मिल जाएगा प्री ऑर्डर में, ठीक है। तो जब हमें रूट मिलेगा ना तो हम इन ऑर्डर से अपना रूट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा रूट कैसा है। तो हमारा जो रूट है वो आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे प्री ऑर्डर में पहले रूट आता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। अब इतना हिस्सा ऑब्वियसली ये लेफ्ट पार्ट होगा और ये होगा हमारा राइट पार्ट, ठीक है। तो हमने इसका 2 सब डिविजन कर दिए, लेफ्ट पार्ट को यहाँ पे लिख दिया, राइट पार्ट को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन ऑर्डर में आया 2। अब 2 किस कैटेगरी में, 2 इस कैटेगरी में, ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद उसके 2 चिल्ड्रन बना दिए, जो इतना पार्ट है वो आ जाएगा लेफ्ट में और ये वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा राइट में, ठीक है, लेफ्ट और राइट। फिर उसके बाद 4 है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट पार्ट बन जाएगा और ये इसका राइट पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 8, 8 इसका लेफ्ट पार्ट बन गया है। फिर आता है हमारा 9, ठीक है, अब दिख रहा है। फिर आता है हमारा 9, तो 9 यहाँ पर है, ठीक है, 9 रूट बन गया, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। 10 भी हो गया, 11 भी हो गया हमारा। 5 ऑलरेडी यहाँ पे इसका लेफ्ट हो चुका, राइट हो चुका था, तो यहाँ पे उसका राइट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 कहाँ पर है हमारा, ये रहा 3, ये रहा 3, ये इसका लेफ्ट और ये राइट, 3 रूट बन जाएगा, 6 लेफ्ट 7 राइट, 6 and 7, और ये हमारा पूरा सॉर्ट हो गया है, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद आवर यूनिट 5। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टडी, एंजॉय,
Do like my channel, subscribe it and share it. Thank you so much.